बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस बच्ची से निकाह नहीं करूंगा। ये महज 10 साल की है। मैं चीखता चिल्लाता हुआ अब्बा के पास गया तो उन्होंने मुझे मेरा पासपोर्ट दिखाया और बोले, जब तक मेरी भांजी से निकाह नहीं कर लेते तुम्हें ये नहीं मिलेगा। मजबूरन मुझे निकाह करना पड़ा क्योंकि अगले दिन मेरी लंदन की फ्लाइट थी। मुझे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था अपनी 10 साला बीवी को देखकर, जो हर तरफ बच्चों की तरह भागती हुई शरारतें कर रही थी। यूँ मैंने कभी वापस ना आने की कसम खाई और लंदन चला गया। 12 साल के बाद जब एक कामयाब बिजनेसमैन बनकर वापस लौटा तो एक बेइंतहा हसीन लड़की से मेरी टक्कर हुई, जो किसी लड़के की बाहों में झूलते हुए बोली, शुक्र है अब आप आ गए, जल्दी मुझे तलाक दें ताकि मैं अपनी नई जिंदगी। मुझे वो दिन आज भी याद है जैसे किसी ने मेरी गर्दन झुकाने की कोशिश की हो। हर तरफ शोर था, मेहमानों की चहचहाट थी, औरतों की सरगोशियाँ, हंसी के कहकहे और मौलवी साहब के हाथ में थमाने का नामा। मगर मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था, एक बेचैनी, एक तूफान, जैसे अंदर कोई चीख रहा हो, ये सब बंद करो, मुझे इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना। मेरे अब्बा खामोश खड़े थे, चेहरे पर वही संजीदगी जैसे उनका हर लफ्ज़ हुर्फ़ आखिर हो। मैं अंदर से जल रहा था। आंखें उनकी आंखों में डालकर कहा, अब्बा ये निकाह नहीं हो सकता, वो बच्ची है, उसे खबर भी नहीं निकाह का मतलब क्या होता है। उन्होंने मेरी बात तहम्मुल से सुनी और फिर दरवाजे से एक लिफाफा निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट, फ्लाइट कल है, ले सकते हो। निकाह के बाद मैंने वो कागज़ जैसे जहर की तरह हाथ में लिया। आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में जवाब दिया। हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं, वो यतीम है, किसी की निगाह न लगे, इससे पहले हम चाह रहे हैं कि वो किसी के निकाह में हो। मैं दांत भींच कर रह गया, कोई दलील, कोई आवाज़, कुछ भी उनके फैसले को हिला न सकी। और फिर वो लम्हा आया जब मेरे हाथ में कलम था और मेरे सामने एक मासूम बच्ची सर झुकाए बैठी थी, सुर्ख फिराक पहने, उंगलियां मरोड़ती हुई। मौलवी साहब की आवाज़ गूंजी, कबूल है, और मेरे होंठ कपकपाए। दिल चीखा मगर जबान बोल पड़ी, कबूल है। मुझे वो लम्हा जहर की तरह याद है। दिल चीख रहा था, ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, कोई खिलौना नहीं। मगर सब कुछ हो चुका था, निकाह मुकम्मल हुआ। वो बच्ची खुशी से उछलती, कभी चप्पल उतारती, कभी कमरे में दौड़ती, और मैं बस खामोश बैठा रहा। सबने जैसे फर्ज अदा किया, वो हंसती रही, शरारतें करती रही। किसी ने न देखा कि मैं अंदर से किस तरह टूट चुका हूँ। दादी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, अब सुकून से लंदन जाओ, सब भुला दो। मैंने उनकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, जो भुलाया जाए वो कोई जख्म होता है, ये तो जहर है। अगली सुबह मैं फ्लाइट के लिए रवाना हुआ। पासपोर्ट मेरे हाथ में था मगर दिल कहीं पीछे रह गया था। जहाज की खिड़की से नीचे झांक कर सोचा, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा और उस दिन मैं अपनी मर्जी का फैसला खुद करूंगा, किसी और का नहीं। लंदन पहुंचते ही मैंने खुद को काट लिया। हर रिश्ता, हर ताल्लुक, हर याद, मैंने वो मुल्क, वो बच्ची, वो निकाह, सबको बंद करके किसी अंधेरे में दफन कर दिया। शुरू शुरू में मुश्किल हुई, दिल बार बार पीछे घसीटने की कोशिश करता था, मगर जब तुम्हारा खून उबाल मार रहा हो और तुम्हें सिर्फ जीतने की लत हो तो तुम पीछे देखना छोड़ देते हो। मैंने भी छोड़ दिया। पहले 6 महीने एक गंदे से अपार्टमेंट में गुजारे, ना बेड था, ना गर्म खाने, टेक अवे से खाना, यूनिवर्सिटी का दबाव, नौकरी की तलाश और तन्हाई। मगर मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जिन्होंने पीछे धकेला उन सबको एक दिन दिखाने की कसम खा ली थी। पहली जॉब एक स्पोर्ट्स बार में मिली। गिलास धोता था, बर्तन उठाता था, झाड़ू देता। कई बार लोगों ने मशरूब मेरे मुंह पर फेंके। एक बार किसी ने कहा, तू बाहर से आया ना, ये काम तेरे जैसे लोगों के लिए है। मैंने पलटकर मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी यही है, कल तुम्हारी जॉब भी मैं ही ले लूंगा। शायद उसी दिन से मेरी आंखों में एक पागल सा ख्वाब आ गया था। फिर एक पाकिस्तानी ने मुझे गारमेंट फैक्ट्री में शिफ्ट करवा दिया। वहां से मेरा सिस्टम चल पड़ा। दिन में यूनिवर्सिटी, रात को काम। 5 साल मैंने वो सब जमा किया जो एक ब्रांड बनाने के लिए चाहिए था। और फिर आयान फैशन हाउस खोला। शुरू में सबने हंसी उड़ाई, ओवरसीज पाकिस्तानी आकर लंदन में फैशन का बिजनेस करेगा। मगर मैंने हंसने वाले को नौकरी दी, वो भी अपनी शर्तों पर। औरतों का मेरे इर्द गिर्द होना मामूल बन गया था, चाहे वो डिज़ाइनर हों, मॉडल्स हों या क्लाइंट्स। सबको मुझ में एक हॉट कामयाब मर्द दिखाई देता, जिसकी आंखों में एक मगरूर सा जुनून होता था। मैं फ्लर्ट करता, बिस्तर बांटता, मगर जज्बात वो मेरे लिए मर चुके थे। एक बार किसी लड़की ने कहा, डू यू बिलीव इन लव? मैंने सिगरेट सुलगा कर कहा, लव इज जस्ट मार्केटिंग गिमिक, इट इज द सेल टैग ऑन अ ब्रोकन आइटम। फिर मैंने खुद को चीज बना दिया, वो चीज जो महंगी थी, कीमती थी और किसी के लिए काबिल रसाई नहीं। बिजनेस बढ़ता गया, मेरा चेहरा मैगजीन्स में आने लगा। शोरूम्स में लोग मेरी मौजूदगी की कीमत पर चीजें खरीदते।
हर कामयाबी मुझे उस वक्त की याद दिलाती जब मैं अपना निकाह निभाने से इनकार करके यहाँ आया था। 12 साल गुजर चुके थे। एक रात मैं अपने पेंट हाउस की छत पर बैठा था, कार के धुएं में डूबा हुआ। नीचे शहर की रोशनियों का सैलाब था। मेरे फ़ोन पर पैगाम आया, आयान बेटा, दादा अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, शायद आखिरी मौका हो उनसे मिलने का। मेरी दादी का पैगाम था। कई लम्हे में साकत बैठा रहा। दादा अब्बू, वही जिनकी मौजूदगी ही इस घर की बुनियाद थी, जिनकी खामोश निगाहें हमेशा मुझ पर सख्ती करती थी, मगर जिनके साए के बगैर वो छत मुकम्मल नहीं थी। मैंने सिगार बुझाया। 2 दिन बाद पाकिस्तान की फ़्लाइट बुक करवाई, बगैर किसी को बताए। मैं किसी इमोशनल रीयूनियन के लिए नहीं जा रहा था, मैं सिर्फ अपनी आखिरी बेजारी पूरी करने जा रहा था। एयरपोर्ट पर कोई मुझे लेने नहीं आया। मैं खुद गाड़ी लेकर दादा के पुराने घर पहुंचा। दरवाज़ा खोला तो बदला कुछ नहीं था। वही पुराना फर्श, वही बोसीदा पर्दे और वही दीवारों पर टंगी तस्वीर। बस उनमें एक उम्र का फ़र्क आ गया था। अंदर दाखिल हुआ तो एक बूढ़ी औरत दौड़ कर आई, मेरी दादी। आयान, मेरा बच्चा। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, मगर मैं साकत खड़ा रहा। दादा अब्बू अंदर हैं, बहुत कमज़ोर हो गए, तुम्हें देखकर खुश होंगे। मैं सर हिलाकर अंदर चला गया। वो बिस्तर पर लेटे थे, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ, मगर आंखें खुली थी। मुझे देखते ही उनकी आंखों में रोशनी सी आ गई। हाथ उठाया, मगर जिस्म ने साथ नहीं दिया। मैं झुका, उनके हाथ को पकड़ा। आपके हुक्म पर आया हूँ। उन्होंने हल्का सा सर हिलाया। बस इतना ही लम्हा था, मुख्तसर लेकिन अजीब सा। मैंने खुद से कहा था कि सिर्फ 2 दिन रुकना है, दादा अब्बू को देखना है, चंद रस्में निभानी है, फिर वापस जाना है। लेकिन जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ दे दिया जिस पर मैं तैयार न था, न राजी। अगले ही दिन खानदान में किसी की मंगनी थी। दादी ने कहा, चलो, सब तुम्हें देखकर खुश होंगे। मैंने साफ कहा, मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं आया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बस आकर एक कोने में बैठ जाना, ना मुस्कुराना, ना दुआ देना। और वैसे भी तुम्हें कौन याद करता है। मैं चुप रहा। रात के 8 बजे मैं सियाह शेरवानी में तकरीब में दाखिल हुआ। सबकी नज़रें एक लम्हे को मुझ पर रुकी, फिर वो दोबारा मसरूफ़ हो गई। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैंने बस दीवार से लगा एक खाली सोफ़ा देखा, वही काफ़ी था मेरे लिए। फिर वो आई, सामने से एक कहकहा सुनाई दिया। मैंने गर्दन मोड़ी तो वक्त थम गया। सियाह साटन का गाउन, सुर्ख लिपस्टिक और वो आंखें जिनमें बिजलियाँ थी। एक लम्हे को मुझे लगा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो वही थी, हुमा, मेरी बीवी। अब वो 10 साल बच्ची नहीं थी, वो औरत बन चुकी थी, पुरएतमाद, मगरूर और शदीद खूबसूरत। उसके साथ एक लड़का था, इरफान नामी। कोई लफंगा लग रहा था, शर्ट के ऊपर जैकेट पहने हुनकारे मार रहा था, जैसे वो ही स्टार हो। हुमा उसकी बाहों में हाथ डालकर चल रही थी और हंस रही थी। मेरे अंदर कुछ छूटा, लेकिन जाहिर कुछ नहीं किया। मैंने नजरें चुराई, मगर वो नहीं मुड़ी। फिर मेरी तरफ आती हुई नजर आई, जैसे जानबूझकर मेरे सामने से गुजरी। निगाहें मिली और उसने एक मुस्कुराहट दी। वो मुस्कुराहट जिसमें सिर्फ बर्फ थी, तंज था और एक तेज चाकू। मैंने झुककर दादी से पूछा, वो लड़की कौन है। दादी ने जैसे बेनियाजी से कहा, हुमा, तुम्हारी बीवी। मेरे अंदर जैसे धमाका हुआ, मगर चेहरे पर सकूत। यही है, मैंने दोहराया। दादी ने इस बात में सर हिलाया। अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो, मगर वक्त ने उसे ज्यादा पुख्ता कर दिया है। मैं उठा और टेरिस पर जाकर खड़ा हुआ। पीछे से आवाज आई, भाग गए हो, देखना गंवारा नहीं। मैंने पलट कर देखा, वही सामने खड़ी थी, बाल नीम बंद, चेहरे पर वही मुस्कुराहट। काफी बदल गए हो आयान। अब वो दुबला पतला लड़का नहीं रहा जो दस्तखत करते वक्त रो रहा था। मैंने सर्द लहजे में कहा, तुम भी वो बच्ची नहीं रही जो उंगलियां चूसा करती थी। वो हंसी, सही कहा, अब मैं जानती हूँ कि क्या चाहती हूँ। और वो इरफान, मैंने दांत भींच कर कहा, हाँ, उससे मोहब्बत है। तुम्हारी मोहब्बत की औकात 2 तस्वीरें हैं। तुम्हारी मोहब्बत की औकात 2 तस्वीरें हैं, मैं बोला। और तुम्हारी मोहब्बत की औकात। वो आगे बढ़ी। 10 साल तक खामोशी, एक फ़ोन तक नहीं। मैं खामोश हो गया। वो चली गई, मगर वो लम्हा मेरे अंदर खुद गया। उसी रात मैंने घर वापसी पर अपनी ईमेल चेक की। सब्जेक्ट था, तलाक चाहिए। मैंने सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा, ईमेल नहीं खोली। अगली सुबह जब नाश्ते पर आया तो दादा अब्बू बोले, कल हुमा की रस्म है इरफान के साथ, तुमसे बात करना चाहती है। मैंने बस सर हिलाया। दादी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरी तरफ देखा, जैसे जांच रही हूँ कि अब मैं टूटूंगा या तोड़ दूंगा। शाम को जब सब लोग कमरे में मसरूफ थे, हुमा ऊपर आई। मैं अपने कमरे में लैपटॉप पर झुका हुआ था। दरवाज़ा खुला और वो अंदर आई। ये मेरा भी घर है, दरवाज़ा बंद नहीं किया तुमने। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न मेरी इजाज़त से न मेरे वजूद से, मैंने कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सामने आकर खड़ी हुई। मैं जानती हूँ तुमने ईमेल देखी, जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने कुर्सी से उठकर उसके करीब जाकर कहा,
इसलिए कि अभी तुम वो हो जो खुद को मेरे निकाह से आज़ाद समझती है, और मैं वो हूँ जो तुम्हें आज़ाद नहीं करना चाहता। निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ था, अब तलाक मेरी मर्जी से होगी। वो बोली, तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं, तुम मेरे लिए अजनबी हो। मैं ना तुमसे नफरत करती हूँ ना मोहब्बत, और इरफान के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। ये कहकर वो मुड़ी दरवाजे की तरफ गई। मैंने सिर्फ इतना कहा, फिर वो जिंदगी तुम्हें आसान नहीं मिलेगी। दरवाज़ा बंद हुआ। मैं वापस कुर्सी पर बैठा, लैपटॉप बंद किया, आंखें बंद की, और उसकी वो मुस्कुराहट, उसकी वो आंखें, उसका गुरूर सब मेरी नज़रों के सामने था। मैं जानता था अब ये खेल मेरे हाथ से निकलने लगा है, मगर खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था। ये शुरुआत थी। मेरा ज़ख्म, मेरी ज़िद और उसका गुरूर, ये जंग अब मेरी मर्जी से ख़त्म होगी। मैंने फ़ैसला कर लिया था, उसे नज़रअंदाज करूँगा। जितनी ज़्यादा वो दिखाने की कोशिश करे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उतना ही उसके हाल पर छोड़ूंगा। न कोई बात, न कोई सलाम, न कोई नज़र। वो दिन में दादा अब्बू के पास बैठती, औरतों के साथ हंसती, शाम को इरफान के साथ लॉन में चहलकदमी करती। मैं छत से कॉफ़ी के कप के साथ नीचे उन्हें देखता, जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार चलती हो। मैं जानबूझकर नाश्ते के वक्त देर से नीचे आता। वो उठ चुकी होती या इरफान के साथ किसी कोने में बातें कर रही होती। घर में सब लोग नॉर्मल थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे मेरा यहाँ होना बस एक मेहमान की तरह है। दादा अब्बू की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, मगर उनके अल्फाज अब भी वज़नी थे। अयान, हुमा को बेखबर न समझना, वो अब बच्ची नहीं रही। मैंने सर हिलाया। रात को जब सब सोने जा रहे होते, मैं लॉन में निकल जाता, अंधेरे में सिगरेट जलाता और बस खामोशी से सब याद करता। फिर एक दिन मेरे फ़ोन में वो मेल आई। मैंने मोबाइल की स्क्रीन को घूरा। दिल में अजीब सा खिंचाव हुआ, लेकिन चेहरे पर कुछ न लाया। मेल खोली, सादा से अल्फाज, मुझे तलाक दें, मैं इरफान से मुंसलिक होना चाहती हूँ। निकाह मेरी मर्जी से नहीं हुआ, और अब मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। आपसे कोई शिकवा नहीं, सिर्फ आज़ादी चाहिए। मैंने मेल बंद कर दी। पहली बार सिर्फ सर झटक कर रह गया। अगले दिन जब इरफान की गाड़ी आकर हुमा को लेने आई, वो फ्रंट सीट पर बैठकर हंसी और जाते वक्त मेरी तरफ देखा। मेरी नज़रें उसके चेहरे से हटी नहीं, मगर मैंने जाहिर कुछ नहीं किया, सिर्फ अंदर से दांत पीसे और लॉन में पड़ा कप फेंक दिया। फिर एक और मेल आई, फिर एक और, हर रोज़ वही सब्जेक्ट लाइन, तलाक चाहिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ना डिलीट की ना रिप्लाई, बस देखा, बंद किया और ख़ुद को मसरूफ़ कर लिया। फिर एक दिन शाम को किचन में दाखिल हुआ तो वो वहाँ मौजूद थी, एक हाथ में चम्मच, दूसरे में मोबाइल। मुझे देखकर ठिठकी, लेकिन फ़ौरन खुद पर काबू पाया। मैंने कुछ नहीं कहा, कूलर से पानी निकाला और जाने लगा। अयान, उसने आवाज़ दी। मैं रुका, लेकिन पलटा नहीं। ईमेल देखी थी? मैं खामोश रहा। जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने आहिस्ते से कहा, कभी कभी खामोशी ही जवाब होती है। वो चुप हो गई। समझती हो ना क्या कह रहा हूँ? अब वो बोली, समझती हूँ, मगर कबूल नहीं करती। मैं मुड़ा और उसके पास आया। फासला 2 कदम का था। उसकी आंखों में झांका। तुम चाहो ना चाहो, तुम मेरी हो, ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो। वो बोली, नहीं, ये वो हकीकत है जो तुम हर बार झुटलाती हो। उसने पीछे हटकर कहा, यह रिश्ता सिर्फ कागज़ पे है, दिल में नहीं। दिल में होता तो इरफान की झोली में मोहब्बत न डालती। मैं भड़क गया, क्योंकि तुमने कभी वो खाली जगह ही नहीं छोड़ी जिसे भरा जाता। वो पलट गई। उसी रात मैंने खुद को आईने में देखा। चेहरा वही था, मगर आंखें खाली लगी। मुझे पहली बार लगा कि ये जिद अब सिर्फ जिद नहीं, जख्म बन चुकी है। अगली सुबह जब मैं नीचे आया, हुमा और इरफान बाहर बैठे हंस रहे थे। इरफान ने मेरी तरफ देखकर कुछ कहा, शायद कोई जुमला। हुमा हंसी। मैंने उनके दरमियान वो भी तकल्लुफ़ी देखी जो मेरे और उसके दरमियान कभी नहीं आई। फिर वो दोनों उठे और गेट की तरफ बढ़ने लगे। मेरे दिल में अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। घर की फिजा बदली सी थी। 2 दिन से सब लोग अजीब खुशी में घूम रहे थे, जैसे कोई बड़ी खबर हो। मैं खामोशी से सबका चेहरा पढ़ता रहा, मगर किसी ने कुछ बताया नहीं। खाने की मेज़ पर भी मुस्कुराहटें बार बार इरफान की तरफ मुड़ती थीं, और हुमा, वो एक नई तरह से चमक रही थी। शाम को जब मैं लॉन में आया तो सब बहनें और चचियाँ बातों में मसरूफ़ थीं। तभी छोटी पप्पू ने चहक कर कहा, अयान, तुम्हें बताया नहीं, हुमा की मंगनी इरफान से फिक्स हो गई है। अगले हफ्ते रस्म है। मेरा हाथ रुक गया। कब गिरने ही वाला था कि मैंने थाम लिया। ज़बान में जैसे कांटे आ गए। तुम्हें बताया नहीं? नहीं, किसी ने नहीं बताया, क्योंकि शायद उन्हें लगा कि अब मैं गैर हूँ। ऊपर आया, कमरे में दरवाज़ा बंद किया, मोबाइल उठाया, मेल चेक की। नई मेल थी। मैंने मंगनी कर ली है इरफान से। अब बात आगे बढ़ गई है, तलाक के कागजात जल्दी भेज दें। मैंने फ़ोन दीवार पर दे मारा। सांस जैसे रुक गया हो, अंदर कुछ उबलने लगा था। शावर चलाया, पानी पूरे प्रेशर पर।
मैंने खुद को जैसे जलते नलके के नीचे फेंक दिया, मगर सुकून नहीं आया। ना आंखें बंद हो सकी, ना दिल ने खामोशी इख्तियार की। तौलिया लपेटकर बाथरूम से निकला तो वो वहां बैठी थी, मेरे बेड के कोने पर, सफ़ेद कमीज में, दोनों हाथ की उंगलियां मरोड़ती। एक लम्हा लगा समझने में कि वो हकीकत है या ख्याल। मैंने कदम आहिस्ता आहिस्ता रखा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो चौंकी, नजरें झुकाई, फिर झटके से पलटी। क्या बेशर्मी की हद है, कपड़े तो पहन लेते कम से कम। मैं हंसा, खुश्क सा कह कहा, मैं अपने कमरे में हूं, तुम हो जो चुपके से आई हो और अब भाषण दे रही हो। दरवाजा बंद नहीं था तो मैं समझी कि शायद कोई नहीं। वो बोलते बोलते रुक गई। मैं एक कदम और आगे बढ़ा। तुम जानती थी कि मैं यहाँ हूं, तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें यूं देखूं, यूं सोचूं और यूं भड़कूं। बकवास बंद करो, मैं सिर्फ बात करने आई हूं, मंगने की मुबारकबाद देने या झूठ की वजाहत करने। मैं गुर्राया। वो खड़ी हुई, आंखों में चमक आ गई। हाँ, झूठ था। खुश हो? तुम्हें सिर्फ जलाने के लिए, ताकि तुम सच में कोई फैसला लो। मेरे अंदर जैसे बिजली दौड़ी। तो अब माना कि इरफान सिर्फ तुम्हारी जिद का हथियार है। हाँ, क्योंकि तुमने कभी मेरी सच्चाई सुनने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा खामोश, बेपरवाह, लाताल्लुक। वो चिल्लाई। मैंने उसका बाजू पकड़ा, उसे दीवार से लगाया, करीब होकर धीमी आवाज में कहा, बेशर्मी, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें देखने के लिए मुझे इजाजत नहीं चाहिए, छोड़ो मुझे। वो जोर से धक्का देती है, मगर मैं पीछे नहीं हटता। क्यों आई थी कमरे में? अगर झूठ से कोई जीत नहीं होनी थी तो फिर ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे जानना था कि तुम्हें फर्क पड़ता भी है या नहीं। मेरे हाथ खुद ब खुद ढीले पड़ गए। वो फौरन दीवार से निकलकर पीछे हटी। अब वाजे हो गया, तुम्हें बस कब्जा चाहिए, जज्बा नहीं। तुम मालिक बनना चाहते हो, साथी नहीं। मैंने गहरी सांस ली। तुम ये मान लो कि तुम सिर्फ इरफान से बदला ले रही हो, क्योंकि उसके लिए तुम्हारी आंखें वो नहीं चमकती जो मेरे लिए चमकती थी। आज से चंद लम्हे पहले उसके होंठ कांपे, मगर वो कुछ बोली नहीं। जाओ, चली जाओ। और हाँ, और अगली बार बगैर इजाजत मेरे कमरे में आने से पहले सोच लेना, क्योंकि अगली बार मैं सिर्फ तुम्हें रोकने पर नहीं, खुद को रोकने पर मजबूर नहीं होऊंगा। उसने पलटते हुए कहा, खुद को समझते क्या हो? वो जो तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है। दरवाजा बंद हुआ और मैं टूटकर बेड पर गिर गया। ये कोई आम झगड़ा नहीं था, ये जंग का पहला वार था, और अब मुझे हारना नहीं था, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसके जाने के बाद कमरे की खामोशी बहुत भारी लगने लगी थी। दीवार पर मेरी उंगलियां मुसलसल चल रही थी, जैसे किसी अंदरूनी जंग का नक्शा बना रहा हूं। मैं जानता था ये जो कुछ हुआ मामूली नहीं था। वो सिर्फ मुझे भड़काने नहीं आई थी, वो खुद भी अंदर से टूट रही थी। मगर एक बात तय थी, अब ये खेल दो तरफा हो चुका था। अगली सुबह नाश्ते पर कोई जिक्र नहीं हुआ। वो सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आंखों में सर्द मेहरी, चेहरे पर खामोश तंज और लहजे में वो गूंज जो मुझे बेचैन कर देती थी। मैंने भी जाहिर किया जैसे कल कुछ नहीं बिगड़ा, मगर अंदर से हर लम्हा मेरी सांसों में खराश डाल रहा था। दोपहर को मैं बाहर निकला तो लॉन में वो इरफान के साथ बैठी हुई नजर आई। उसके हाथ में चाय का कप था और वो कुछ बोल रही थी, जिस पर इरफान बार बार कहकहा लगा रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और मुझे लगा कि वो जानबूझकर जोर जोर से हंस रही है, जैसे मेरी तरफ भेज रही हो हर कहकहा, हर लम्हा, हर नजर। वो दोनों जब अंदर दाखिल हुए तो मैं राहदारी में खड़ा था। वो मेरे करीब से गुजरी, गर्दन ऊंची किए, बगैर किसी झिझक के। मैंने आवाज दी, हुमा। वो रुकी। इरफान ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर मैंने उसकी तरफ देखा और वो चुप हो गया। कुछ जरूरी बात है, अकेले में, मैंने सख्त लहजे में कहा। इरफान ने हुमा की तरफ देखा। वो थोड़ी देर मुझे घूरती रही, फिर बोली, ठीक है, आती हूँ। मैं सीढ़ियाँ चढ़ गया। दिल में एक धड़क बढ़ती जा रही थी। 5 मिनट के बाद दरवाजा खुला। वो अंदर आई, सफेद कमीज में, बाल खुले हुए, वही तमकनत, वही जिद। क्या है? मैं पलटा, उसकी तरफ कदम बढ़ाए। तुम क्या चाहती हो? साफ कह चुकी हूं, इरफान से शादी, तुमसे आज़ादी, और जो मैं वो आज़ादी ना दूं तो मैं खुद ले लूंगी। वो आगे बढ़ी। भागोगी? अदालत जाओगी या कोई और ड्रामा? मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। तुम ड्रामा समझते हो मेरी जिंदगी को? तुम सिर्फ एक दस्तखत हो, मेरी जिंदगी का धब्बा हो जो मैं मिटा देना चाहती हूँ। मैं आगे बढ़ा, गुस्से से उसके बाजू को थामा। एक झटके में उसे दीवार से लगा दिया। वो चौंक गई, पलकें तेज झपकी, मगर आंखों में खौफ नहीं था, बस वही सरकशी। मैं उसके बिल्कुल करीब होकर बोला, क्या समझ के खेल रही हो? मेरा सब्र आजमाना बंद करो, ये जबरदस्ती है। उसकी आवाज भर आ गई। हाँ, वही जबरदस्ती जो तुम कर रही हो, मेरी बर्दाश्त के साथ, मेरी हदों के साथ। मैंने जोर से कहा, तुम कुछ भी कर लो, अब मैं तुम्हें नहीं चाहती। उसने कहा, मगर आवाज कमजोर थी
और तुम मेरे अंदर की वो आग हो जो जलाए बगैर चैन नहीं लेने देती। मैंने उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर कहा। वो पलकें बंद कर गई, फिर एकदम जोर से मुझे धक्का दिया। तुम्हें लगता है तुम जीत रहे हो? नहीं आयान, तुम हार चुके हो, क्योंकि तुम्हें अपनी जगह याद दिलाने वाली औरत अब तुम्हारे काबू में नहीं। मैं खामोश हो गया, उसे जाता देखता रहा। उसकी पूछ तकड़ी हुई, मगर चाल में थरथराहट थी। दरवाजा बंद हुआ। मैंने दीवार पर मुक्का मारा। उस लम्हे समझ आया कि ये लड़ाई सिर्फ अल्फाज की नहीं रही, अब ये पूरी जंग है हवास की, इख्तियार की और उस आग की जो हर रोज मेरे अंदर बढ़ती जा रही थी। और मैं ये जंग किसी कीमत पर हारने वाला नहीं था। मैंने उस दिन के बाद खुद को थोड़ा पीछे कर लिया, कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अपनी रोजमर्रा की तरह चलती रही और मैं बस देखता रहा, मगर अंदर एक सनसनी फैल चुकी थी। कुछ खटक रहा था, कोई बात, कोई अंदाज, इरफान का लहजा, उसका रवैया, सब कुछ। बात मुकम्मल तौर पर साफ तब हुई जब एक रात मैं लॉन से गुजर रहा था। सामने वाली दीवार के पास रोशनी कम थी, मगर आवाज वाज़ेह थी। हुमा इरफान के साथ खड़ी थी, कुछ संजीदगी से बात कर रही थी। मैं रुक गया। आवाज धीमी थी, मगर हर जुमला तीर की तरह दिल में लगा। इरफान कह रहा था, अगर मैंने तुम्हें पसंद ना किया होता तो कभी तुम्हारे साथ ये बातें ना करता, मगर अब अयान वापस आ चुका है और वो तुम्हें क्लेम करने पर तुला हुआ है। सोच लो, अगर तुम्हें तलाक नहीं मिली तो मेरा इंतजार भी खत्म हो जाएगा। हुमा की आवाज हल्की सी कपकपाती सुनाई दी। मैंने कहा ना, वो जल्द तलाक दे देगा, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं। इरफान ने क्या कहा, हमारा एतबार? जिस लड़की को 10 साल के निकाह के बाद भी पता नहीं है कि क्या चाहिए, उस पर मैं क्या एतबार रखूं? मैंने वैसे भी ये सब यूं ही शुरू किया था। अब अगर मोहब्बत हो गई तो वो अलग बात है, लेकिन अब मैं तमाशा नहीं बनना चाहता। मेरे कदम जमीन में धंस गए। मेरे सामने सब कुछ वाज़ेह हो चुका था, वो सिर्फ खेल रहा था। मैंने लम्हा नहीं लगाया। अगले ही लम्हे में रोशनी में आया। हुमा और इरफान दोनों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मेरी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि हुमा भी लरस गई। इरफान फौरन सीधा खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्यों छुप कर सुन रहे थे? मैं आगे बढ़ा और एक जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर मारा। वो जमीन पर गिरा, चकरा कर उठने की कोशिश की। अयान, हुमा चीखी, क्या कर रहे हो तुम? मैं उसके करीब गया, गिरेबान से पकड़ा। तू मेरे सामने बकवास न कर इरफान, अभी वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा सच सबको दिखा दूंगा। इरफान ने खुद को छुड़वाते हुए कहा, तुम्हें लगता है हुमा तुम्हारे साथ रहना चाहती है? वो मुझे चाहती है। तुम्हें? मैं हंसा। तुम तो खुद अपने आप के नहीं हो, पैसे, स्टेटस और फायदे की खातिर किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। हुमा ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ टूटने लगा था। उसी वक्त घर के लोग आ गए, दादा, अब्बू, दादी, चचा, सब। ये क्या हंगामा है? अयान, तुमने इसे मारा क्यों? ये क्या तरीका है? सबकी नजरें मुझ पर थी। मैं चुप रहा। दादा अब्बू ने सख्ती से पूछा, जवाब दो, ये क्या हरकत थी? मैंने सिर्फ इतना कहा, यह आदमी हुमा से मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। इरफान ने मुंह पर हाथ रखा, खून साफ किया और बोला, ये झूठ बोल रहा है, ये बस खुद को शौहर समझकर घमंड में पागल हो रहा है। सबूत दे सकता हूँ। मैंने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की जिसमें इरफान की बातें थी। पूरा घर जैसे पत्थर का हो गया। सब चुप। कमरे में सन्नाटा छा गया। इरफान नजरें चुराकर बाहर निकल गया। दादा अब्बू ने आहिस्ते से कहा, सब बाहर जाएं। सब लोग निकल गए, सिर्फ मैं और हुमा रह गए। वो चुप थी, खामोशी से दरवाजे को देखती रही, जैसे वहां कुछ और हो। मैं आहिस्ते से बोला, अब समझ में आई, ये सिर्फ पोजेसिव नहीं, ये मोहब्बत है। वो मेरी तरफ मुड़ी, मगर मुझसे नजरें नहीं मिलाई। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, अपनी जिद से, अपनी चालों से और इस तरह के दरिंदों से। मैं खुद को संभाल सकती हूँ अयान। उसकी आवाज़ नरम थी, मगर कमज़ोर नहीं। फिर क्यों हर बार इरफान को जस्टिफाई करती हूँ? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, क्योंकि मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती थी। तुमने कभी वो बात ही नहीं की जो यकीन पैदा करे। मैं आगे बढ़ा, आहिस्ता से उसके करीब जाकर कहा, ये जो अभी किया सिर्फ किसी शौहर होने के नाते नहीं, एक मर्द होने के नाते किया। तुम चाहो या ना चाहो, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, ना मोहब्बत में, ना जंग में। वो पलट कर चली गई, मगर मैं जानता था कि उसके अंदर कुछ बदला है। शायद पहली बार मेरे लफ्जों ने उसके दिल की दीवार पर दस्तक दी थी, और शायद इस बार दरवाज़ा खुलने ही वाला था। सुबह नाश्ते की मेज़ पर दादा अब्बू ने जैसे एक बम फेंक दिया। 1 महीने के लिए हुमा और अयान एक ही छत तले रहेंगे, इसी घर में, एक दूसरे के साथ। उसके बाद फैसला होगा। पूरी मेज़ पर सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। हुमा का चम्मच रुक गया, मेरी आंखों में सवाल लहराया, मगर दादा अब्बू का लहजा ऐसा था जिस पर कोई बहस ही ना हुई।
दादी कुछ बोलने लगी थी, मगर दादा ने हाथ उठाकर खामोश करवा दिया। बस हो चुका, अब तमाशा बंद। फैसला सिर्फ इन दोनों के बीच होगा, किसी की मुदाखलत के बगैर। मैं खड़ा हो गया। हुमा ने एक पल को मेरी तरफ देखा, फिर अपनी चाय की प्याली की तरफ झुक गई। उसका खामोश रहना मेरे लिए नया नहीं था, मगर अब हर खामोशी के पीछे कुछ और छुपा था। उसी शाम हमें ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया गया, मगर मुश्तरका ड्राइंग रूम, एक किचन और एक छत। दादा अब्बू ने हल्के अंदाज में कहा, तुम दोनों को थोड़ी देर अकेले में रहने की जरूरत है, रिश्ते दबाव में नहीं पनपते। ऊपर आते ही कमरे का दरवाजा खोलते हुए मैंने आवाज दी, दरवाजा खुला रखना, अगली बार अगर जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा तो तुम ही शोर मचाओगी। अंदर से आवाज आई, तुम्हारी दीवारें तोड़ने का कोई इरादा नहीं, आदत सिर्फ बातों की है। मैं मुस्कुरा दिया। अजीब सा इत्मीनान आया। रात को छत पर चहलकदमी करते हुए मैंने हुमा को बैठे देखा, गोद में किताब, हाथ में चाय, बाल खुले हुए, पैर नंगे। कुछ लम्हे में खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ा। क्या पढ़ रही हो? तुम्हें कोई दिलचस्पी है? नहीं, बस पूछ लिया। तो फिर जवाब का फायदा? तुम्हारी ये औकात याद दिलाती जबान शायद अब संभालने का वक्त आ गया है। उसने किताब बंद की। और तुम्हारा जबरदस्ती का प्यार शायद अब खत्म करने का वक्त आ गया है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, सिर्फ मौका दे रहा हूं तुम्हें कि खुद को समझो कि तुम कहां खड़ी हो और तुम कहां हो। उसी दरवाजे पर जिसे तुम खोलने से डरती हो। उसने कुछ न कहा, चाय की प्याली उठाई और नीचे चली गई। अगले दिन बारिश हुई, तेज, मुसलसल। बिजली भी चली गई। घर के सब अफराद नीचे थे और हम दोनों ऊपर एक ही छत के तले। मैंने किचन में चाय बनाई, उसे ऑफर की तो वो खामोशी सी प्याली लेकर बैठ गई। तुम्हें चाय बनानी कब आई? जब कोई तुम्हें चाय बना कर ना दे तब खुद सीखनी पड़ती है, और जब कोई तुम्हें रिश्ता देकर छोड़ दे तब भी खुद को संभालना पड़ता है। तभी तो कहता हूं, अब छोड़ा नहीं, निभाने आया हूं। बहुत देर कर दी तुमने। देर तब होती है जब कोई लौटता नहीं। वो चुप हो गई। उसी रात मैंने लाउंज में सोफे पर सोने का फैसला किया। वो कमरे में बंद थी। मैंने सोचा कि शायद अमन रहे। 3 बजे के करीब पानी पीने उठा तो रोशनी जल रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। हुमा बैठकर रो रही थी। मैं रुक गया, बिना आवाज के देखा। उसके हाथ में फोन था और स्क्रीन पर इरफान का नाम, लेकिन वो कॉल नहीं कर रही थी, बस उसका नंबर देख रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। मैं वापस पलट गया। कोई दरवाजा खड़खड़ाना मुनासिब न लगा। अगली सुबह वो आम दिनों की निस्बत खामोश थी। नाश्ते पर कुछ नहीं कहा। किचन में बर्तन धोते हुए मैंने पूछा, इरफान का क्या हाल है? उसने हाथ रोककर मेरी तरफ देखा। क्यों पूछ रहे हो? हसद या हमदर्दी? बस जानना चाहता हूं तुम अब भी उसी तरफ हो या वापस सोचने का वक्त आया है। मैंने अब कुछ भी सोचना बंद कर दिया है, बस जो होना है होने दो। तो फिर तुम रहो, मैं देखता हूं तुम्हें कैसे अपने फैसले के साथ तन्हा छोड़ते हो। अयान। वो रुकी। पहली बार मेरा नाम वैसे पुकारा जैसे बरसों से नहीं पुकारा था। मैं पलटा। क्या क्या कभी तुम्हें पछतावा हुआ? मैं रुका। हर रोज, हर रात। पर पछतावे की कीमत तुमने चुकाई, मैंने नहीं। इसीलिए अब तुम्हें अपनी कीमत दिलाने आया हूं। वो कुछ देर देखती रही, फिर पलट गई। हम 1 महीने की इस कैद में जैसे रोज थोड़े थोड़े बदलने लगे थे। चाय के कप टकराते थे, नजरें मिलती थी, जुमले काटते थे और खामोशी एक अलग जबान बोलती थी। ये कैद अब सजा नहीं, कुर्बत बनने लगी थी और मुझे यकीन था अब की बार दरवाजा खुलने ही वाला है। 5 दिन हो चुके थे। हम एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन सिर्फ जुमले फेंकने के लिए। किसी दिन चाय पर झगड़ा, किसी दिन खाने पर। हर छोटी बात पर जबानों की चोट बढ़ती जा रही थी। अब एक उलझन में बदलने लगी थी। उसी शाम वो मेरे सामने आकर खड़ी हुई, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जमा की हो। मैं वापस नीचे जाना चाहती हूँ। क्यों? मैंने मोबाइल से नजरें हटाए बगैर कहा। क्योंकि ये सब फजूल है। एक माँ की जबरदस्ती से कोई रिश्ता ठीक नहीं होता। तुम्हें लगता है मेरी खामोशी कमजोरी है? नहीं, मैं सिर्फ बर्दाश्त कर रही हूँ, खत्म करने के लिए। मैंने आंखें घुमाकर उसे देखा। बर्दाश्त तो मैं भी कर रहा हूँ। तुम्हें, तुम्हारे जुमले, तुम्हारी झूठियां ना, सब कुछ। झूठियां ना? वो चिल्लाई। तुम्हें पता भी है मैं कितनी टूट चुकी हूं? तुमने कभी पूछा, कभी जानना चाहा? मैं पूछूं जब तुम्हें हर बार सिर्फ भागने की पड़ी हो, जब तुम्हारी जबान पर सिर्फ इरफान का नाम होता है, क्योंकि वो कम से कम मेरे एहसासात का मजाक नहीं उड़ाता। उसे तो तुम्हारी आंखों का भी मतलब नहीं पता, और मैं वो हूं जो तुम्हारी खामोशी पढ़ता हूं। फिर भी तुम उसके साथ जाना चाहती हो। वो एक लम्हे को चुप रही, फिर बोली, हाँ, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मरना इससे बेहतर है कि किसी और के साथ जीना सीखूं। मैंने गुस्से में पानी का गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा।
जाओ फिर, तुम्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करूंगा, कभी की भी नहीं, ना 10 साल पहले ना अब। तुमसे तो दुश्मन भी बेहतर होते हैं। वो चीख कर कमरे से निकल गई। दरवाजे की धमाकेदार आवाज कमरे में गूंजी। मैं देर तक बैठा रहा, आंखें बंद की, सांसें काबू में लाने की कोशिश की। कुछ भी सुकून नहीं दे रहा था। अगले दिन सुबह 6 बजे के करीब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मेरी दादी की आवाज आई, अयान जल्दी नीचे आओ, हुमा का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने बगैर कुछ पहने सिर्फ चप्पल पहनी और दौड़ता हुआ नीचे आया। सब घर वाले परेशान, इरफान भी मौजूद था, मगर खामोश, दीवार से लगा हुआ। कहाँ है वो, कहाँ लेकर गए? मेरी आवाज कांप रही थी। शिफा अस्पताल। कार स्लिप कर गई थी। वो वॉक पर निकली थी। बारिश हो रही थी। मेरी बहन की जबान लड़खड़ा रही थी। मैंने किसी की बात ही नहीं सुनी। गाड़ी निकाली और तेजी से अस्पताल की तरफ दौड़ा। बारिश अब भी हो रही थी। हर खतरा जैसे मेरे जिस्म में सुराख कर रहा था। अस्पताल पहुंचा। नर्स ने रोका, मगर मैं अंदर घुस गया। वो इमरजेंसी रूम में थी। पेशानी पर पट्टी, बाजू पर बैंडेज और आंखें बंद। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। किसी का भी सामना करने के काबिल ही नहीं था। कुछ देर बाद जब अंदर जाने की इजाजत मिली, मैं आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। बेड के पास जाकर बैठा, उसका हाथ थामा। अगर तू चली गई तो मैं भी तेरे साथ खत्म हो जाऊंगा। उसके हाथों में हल्की सी हरकत हुई। मैं चौंका। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। आंखें नीम थी, आवाज मध्यम। तो फिर रुक क्यों गया था इतने साल? रुक क्यों गया था अयान? तब क्यों नहीं आया जब मैं तुम्हारी एक तस्वीर देखकर सोती थी, जब मैं तुम्हारे हर खत के इंतजार में बड़ी हो रही थी? मैंने उसके हाथ पर होंठ रखे, क्योंकि मैं बुज़दिल था, क्योंकि मैं खुद से भागा और तुम्हें भी अपने साथ ले गया। अब क्यों आए हो? क्योंकि अब खुद से और तुमसे भागने की हिम्मत नहीं। वो आंखें बंद कर गई, लेकिन हाथ मेरे हाथ पर सख्ती से बंद हो गया। मेरी आंखों से वो आंसू गिरे जिन्हें मैं बरसों से रोक रहा था। ये वो पल था जब मैं टूटा और शायद पहली बार मुकम्मल हुआ। अस्पताल से वापसी पर मैं मुकम्मल खामोश था। रास्ता, बारिश, गाड़ी की वाइब्रेशन, सब गूंगा हो गया था। उमा होश में थी। डॉक्टर ने कहा था कि खतरा टल गया है, लेकिन अंदर मेरे जो कुछ चुप था वह बोलने पर मजबूर हो रहा था। रात का खाना नीचे रखा गया, मगर मुझे भूख नहीं थी। दादा अब्बू ने इशारे से बुलाया। मैं बिना कोई सवाल किए उनके कमरे में दाखिल हो गया। वो नीम लेटे थे, कमजोर, लेकिन उनकी आंखें रोशन थी। बैठो अयान। मैं उनके सामने फर्श पर बैठ गया, जैसे कोई बच्चा अपने जुर्म का एतराफ करने आया हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराए। बहुत कुछ हो चुका है ना? तुम टूटे हो, लेकिन ये टूटना जरूरी था, वरना तुम कभी संभलते नहीं। मैं खामोश रहा। तुम्हें हमेशा ये लगा कि तुम्हें मजबूर किया गया, एक निकाह में बांधकर तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनी गई, लेकिन तुमने ये कभी नहीं पूछा कि वो निकाह क्यों हुआ। मैंने आहिस्ते से सर उठाया। उनकी नजरें सीधी मेरी आंखों में थी। तुम्हारी माँ अयान, वो कभी ज्यादा बोलती नहीं थी, जज्बात अंदर रखती थी, मगर एक बात वो बार बार कहती थी अपनी दुआ में अपने रब से कि उसकी बहन की बेटी उसके बेटे की बीवी बने। मेरे हलक में कुछ फंस गया। हुमा तुम्हारे निकाह में सिर्फ रिवाज नहीं थी, वो तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। उसने अपनी बहन की बेटी को अपने बेटी की दुल्हन बनाने की दुआ मांगी थी। वो चाहती थी तुम्हें एक ऐसी लड़की मिले जो उसकी आंखों से देखी हुई हो, जिसे वो अपनी परछाई समझती हो। मैंने घबरा कर नजरें चुरा ली। तुम्हारी माँ के इंतकाल के वक्त उसकी जबान पर सिर्फ 2 लफ्ज थे, अयान का निकाह, हुमा से। मेरे सीने में जैसे कुछ धड़कना बंद हो गया। इसीलिए हमने निकाह किया। उस वक्त हमें ये लगा कि तुम्हारे लिए ये बेहतर है, तुम दोनों एक दूसरे को वक्त के साथ समझोगे। मगर हम भूल गए थे कि रिश्ते सिर्फ ख्वाहिश से नहीं बनते, उनमें वक्त, एहसास और सच्चाई डालनी पड़ती है। और वो सच मुझे अब बताया। मेरी आवाज़ भीग चुकी थी। अब वक्त आया है जानने का। तुम समझ चुके हो कि रिश्ता कितना नाजुक है। अब इस रिश्ते की असल जड़ जाननी ज़रूरी थी। मैंने कुर्सी की पुश्त पर सर टिका दिया, आंखें बंद कर ली। मेरी माँ, हुमा, निकाह, सब कुछ एक नया मतलब ले चुका था। मैं वापस ऊपर आया। कमरे की लाइट्स बंद थी। मैं खामोशी से हुमा के कमरे के दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो बिस्तर पर लेटी थी, आंखें खुली थी। सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। पानी चाहिए? नहीं। मैं अंदर आ गया, कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ? दादा अब्बू से बात हुई। वो थोड़ा सीधी हुई। क्या कहा उन्होंने? मैंने गहरी सांस ली। पता चला तुम मेरी किस्मत में यूं नहीं आई, तुम्हें मेरे लिए मांगा गया था। मेरी माँ की आखिरी दुआ तुम थी हुमा।
वो पलकें झपकने लगी जैसे कुछ सुनने से डर रही हो। मुझे लगा था ये सब बस इत्तेफाक था या जबरदस्ती, लेकिन नहीं, तुम वो ख्वाहिश हो जो मेरे लिए लिखी गई थी। सिर्फ मैं देर से समझा। उसकी आंखों में नमी चमकी। तो अब क्या करोगे? अब वो सब वापस दूंगा जो तुमसे छीना गया, वक्त, जगह, हक और इज्जत। वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं चाहती थी तुम खुद समझो, किसी को बताना ना पड़े। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं हुमा, अब मैं खुद को साबित करूंगा। मैं उठा, कमरे से बाहर निकला, कदम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़े और हर कदम के साथ मैं ये जान चुका था कि अब ये रिश्ता सिर्फ मेरे गुरूर का नहीं, मेरी माँ के ख्वाब का भी कर्ज है। अब मुझे ये कर्ज दिल से अदा करना था। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि दिल को काबू में रखने की कोशिश में मैं खुद को ही खो रहा था। दादा अब्बू से बात के बाद मैं जिस यकीन के साथ हुमा के सामने गया, मुझे लगा वो अब चुप न रहेगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। मगर जो जवाब मिला वो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। हुमा मेरे सामने बैठी थी, चेहरे पर सुकून, लेकिन आंखों में वही जिद, वही खामोशी से चाय की चम्मच हिला रही थी, जैसे अल्फाज को घुमा रही हो। कुछ कहना है? मैंने पूछा। हाँ। वो रुकी। तुम तब छोड़ गए थे, अब साथ चाहते हो? मैंने नजरें उसकी आंखों में गाड़ दी। पहले खुद को मनाओ, अपनी अना तोड़ो और खुद को मेरे काबिल बनाकर दिखाओ। मेरे अंदर कुछ खुलकर बैठ गया। यानी अब तुम शर्तें रखोगी? हाँ, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, अब उसे जोड़ने के लिए मेरी शर्तों पर चलोगे। क्या चाहती हो? मैंने भारी आवाज में कहा। सब कुछ, वो सब जो तुमने छीन लिया, वक्त, तवज्जो, एहतराम। मैं खामोश हो गया। एक हफ्ते में तुम कोई भी नाराजगी नहीं दिखाओगे, कोई हुक्म नहीं चलाओगे और ना मुझ पर गुस्सा करोगे। अगर तुम इस हफ्ते को बर्दाश्त कर गए, तब सोचूंगी कि तुम बदले हो। ये सब ड्रामा लगता है। मैं घुराया। ड्रामा तुमने 12 साल किया है, अब अगर एक हफ्ता तुम्हें इतना बड़ा लग रहा है तो ये रिश्ता तुम्हारे बस की बात नहीं। उसकी आवाज में वो सख्ती थी जो मुझे झुका गई। ठीक है, मंजूर है। मैं उठा। तुम्हारे हर उसूल पर खुद को रखूंगा और देखता हूं कि कौन पहले टूटता है। अगला दिन अजीब गुजरा। मैंने खुद पर कंट्रोल रखा, हर छोटी बात पर बोलने का दिल किया, मगर चुप रहा। वो रात को जानबूझकर लाउंज में आई, मेरे बराबर वाले सोफे पर बैठ गई। कल मेरे यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन है, तुम चलोगे साथ? चलूंगा, सिर्फ शोफर बनकर, शौहर बनने की जरूरत नहीं। जी बेहतर। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। शायद मेरे लहजे में तंज ढूंढ रही थी, मगर कुछ ना मिला। अगले दिन मैं वक्त पर तैयार था, उसे लेने गया। दरवाजा खोला, वो आई, नजरें मिलाई, फिर झटक कर पीछे देखने लगी। गाड़ी में खामोशी रही। रास्ते में एक मकाम पर वो बोली, मैं सच में चाहती थी कि इरफान मुझे समझे, सुने, लेकिन अब लगता है तुमने सुनना शुरू किया है। अभी सुना है, समझना बाकी है, और अमल इसी हफ्ते में देख लोगी। यूनिवर्सिटी में मैं पीछे खड़ा रहा। उसने अपना प्रेजेंटेशन दिया, सबने तालियां बजाई। वह वापस आई, मेरे पास आकर बोली, मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगे। मैंने वादा किया था। तुम वादा कम करते हो, भूल ज्यादा जाते हो। अब भूलूंगा नहीं। अगले दिन वो बाजार गई, मैं साथ था, बैग्स उठाता रहा, कभी शॉपिंग के बैग्स, कभी रैंडम कपड़ों के सजेशंस। वो पूछती रही, मैं जवाब देता, फिर वो मेरी तरफ देखकर कहती, तुम बदल रहे हो या बस एक्ट कर रहे हो? अगर एक्ट होता तो कब का फेल हो चुका होता। रात को खाने की मेज पर वो खामोश थी। मैंने पूछा, खाने में कुछ पसंद नहीं आया? नहीं। सोच रही हूँ तुमने वाकई सब कुछ छोड़ दिया या दिल में अभी भी कुछ बाकी है? मैंने अपनी जिदें, अपना गुरूर सब वहीं छोड़ दिया है जहां तुम्हें पहली बार नजरअंदाज किया था। अब सिर्फ तुम बाकी हो और तुम्हारे इम्तहान। 5 दिन गुजर चुके थे। 6ठे दिन उसने नया वार किया, आज मेरे साथ चलो एनजीओ, कुछ बच्चों से मिलना है, चंदा देना है और काम संभालना है। चलो। वो चौंकी, कोई बहस नहीं? नहीं, तुम जो कहोगी वही होगा। हम वहां गए, बच्चे खेल रहे थे, हंसी कह कह गूंज रहे थे। एक बच्ची ने मुझसे कहा, अंकल आप भी मेरे शौहर बनोगे? मैं हंसा, नहीं बेटा, मैं तो पहले से ही बंधा हुआ हूँ। हुमा पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। वापसी पर गाड़ी में उसने कहा, शायद तुम वाकई बदल रहे हो। शायद नहीं, यकीन होना चाहिए। 7वां दिन शाम को वो मेरे पास आई, मेरे हाथ में किताब थी। उसने आकर वो छीन ली। आयान, अगर तुम ना बदले होते तो मैं तुम्हें कभी दोबारा अपनी जिंदगी में ना लाती, लेकिन अब लगता है शायद मैं एक बार फिर वही लम्हा जीना चाहती हूँ जो निकाह वाले दिन मेरे कांपते हाथों में तुम्हारे नाम लिखा गया था। मेरे हाथ कांपे नहीं, दिल ने धड़कन बदली और मुझे लगा ये इम्तहान सिर्फ पूरा नहीं हुआ, बल्कि मैं पहली बार इसमें कामयाब भी हुआ।
हफ्ता पूरा हुआ तो घर की फिजा में एक अलग सुकून फैल चुका था। वो छोटे छोटे लम्हे, चाय की कप की महक, उसकी आंखों में नरम पड़ती चमक और मेरे अंदर पलटते हुए लफ्ज सब बदल चुके थे। कोई ऐलान नहीं हुआ, ना उसने हाँ कही, ना मैंने दोबारा कुछ मांगा, मगर हमारे दरमियान जो खामोशी थी वो अब मुकम्मल इकरार बन चुकी थी। दादा अब्बू ने सबसे पहले बात की, अगर अब भी कोई शक है तुम दोनों में तो उम्र भर का अजाब अपने हाथ से चुनो, वरना निकाह की तजदीद करो। इस बार दिल से। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो मेरे सामने बैठी, खामोश, पर नजरें नहीं चुराई। वो पहली बार बेआवाज हाँ बोल चुकी थी। अगले ही दिन सब कुछ सादगी से तय हुआ। कोई बड़ी बारात नहीं, कोई फजूल रस्म नहीं, सिर्फ करीबी लोग, सफेद लिबास, गुलाबों की हल्की खुशबू और वो लम्हा जिसका मैं खुद से कई बार इनकार करता रहा था, आज मेरे सामने बैठा था। मैं सफेद शलवार कमीज में, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर वो सुकून जो बरसों के बाद आया था। हुमा ने सफेद गरारा पहना था, हल्की ज्वेलरी, सादा लिपस्टिक और आंखें जो कुछ बोलने से पहले ही सब कुछ कह चुकी थी। मौलवी साहब ने निकाह के कलिमात पढ़े। मैंने गवाहों के सामने सर हिलाया और फिर वो खामोशी से मेरे करीब आकर बैठ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार हो रहा हो सब कुछ। दस्तखत के बाद उसने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा। वही हाथ जो बरसों पहले उसके छोटे हाथों से जोड़ा गया था, आज उसके अज़म के साथ बंध गया था। मैंने हाथ मजबूती से थामा। वो झुकी और आहिस्ता से मेरे कान के करीब आई। उसकी सांसें मेरे गाल से टकराईं। अब की बार भी छोड़ कर गए तो तुम्हें भूलने से पहले खुद को मार दूंगी। मेरे अंदर जैसे कुछ हिल गया। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। वो वाकई हल्की सी कांप रही थी, मगर लहजे में मुकम्मल सच्चाई थी। मैंने उसके कान में झुककर जवाब दिया, अब की बार जान भी देनी पड़ी तो तेरे कदमों में दूंगा। कुछ लम्हे हम यूं ही बैठे रहे, न कोई शोर, न कोई ताली, न कोई चीख, बस दो इंसान जिन्होंने सब कुछ झेल कर आखिरकार अपने रब के आगे वो वादा किया जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। निकाह के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से चढ़े। सब पीछे रह गए। दादा अब्बू ने बस इतना कहा, आज से तुम दोनों एक दूसरे की पनाह हो, और पनाह कभी कमजोर नहीं होती। ऊपर वाले पोर्शन में दाखिल हुए, वही जगह जहां कभी फासले थे, आज कुर्बत का आगाज हो रहा था। कमरे में दाखिल होते ही वो रुकी, पलटी और मुझे देखा। याद है मैं पहली बार यहां आई थी तो तुमने कहा था ये मेरा कमरा है? याद है, आज भी यही कमरा है, मगर आज तुम मेरे साथ हो। मैं आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, ये कमरा अब सिर्फ हमारा है, न सिर्फ जगह बल्कि सब कुछ अब मुश्तरका है। खुशी, दर्द, वक्त और दिल। वो आहिस्ता से चलती हुई बेड पर बैठी। मैं उसके साथ बैठा। हमारे दरमियान न अब खामोशी थी, न गुरूर, सिर्फ वो सुकून था जो बरसों की तपिश के बाद नसीब होता है। जानती हो उमा, तुम मेरी पहली जिद थी, फिर पहली अना, फिर मेरा गुनाह, लेकिन आज तुम मेरी दुआ हो। वो मेरे कंधे पर सर रखकर बोली, और तुम मेरी सजा थे जो अब मेरी निजात बन गए हो। बाहर चांदनी फैल रही थी, कमरों में रोशनी थी, और हमारे दिल में वो दुआ जिसे हमारी माओ ने बरसों पहले मांगा था, आज पूरी हो चुकी थी। अब ना कोई ईमेल थी, ना तलाक का लफ्ज़, ना इरफान, ना भागने की कोशिश, सिर्फ हम थे और एक वादा कि अब की बार छोड़कर नहीं जाएंगे। जिंदगी ने हमें आजमाइश में डाला था। हमने खुद को खोया, गिराया, तोड़ा, लेकिन इश्क ने हमें वापस जोड़ दिया। ये निकाह महज नाम का नहीं रहा था, ये निकाह दिल से हुआ था और हमने इश्क का ताज पहन लिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।